एक हेडिंग डालेंगे हम लोग, कॉमन अमीटर एम्पलीफायर विथ आर ई, कॉमन अमीटर एम्पलीफायर विथ आर ई। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, इंटरनल पैरामीटर्स को डिराइव कर चुके हैं हम लोग एक सीई एम्पलीफायर के, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के विदाउट आर ई के। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, विथ आर ई सारे पैरामीटर्स को डिराइव करने वाले। इससे हमको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आर ई का इफेक्ट क्या होता है। आर ई को बार बार मैं अलग से क्यों बनाता हूं आपके 2 पोर्ट मॉडल में। ठीक है, तो एक मॉडल ड्रॉ करता हूं यहाँ पे बेसिक में आपके लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा एच आई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे कॉमन एमिटर बोल दे रहा हूं उसको। ठीक, क्योंकि मेरे को अभी इंटरनल पैरामीटर्स को डिराइव करना है, इस कारण एक्चुअली मेरे को सोर्स और लोड नेटवर्क की नीड नहीं है ना। अगर आपको इंटरनल पैरामीटर डिराइव करने के लिए बोल रहा है तो आप सोर्स नेटवर्क बनाओ या लोड नेटवर्क बनाओ, ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वैसे भी आपके इंटरनल पैरामीटर्स वाले केस में ना सोर्स नेटवर्क इन्वॉल्व रहता है ना आपका लोड नेटवर्क इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इस कारण मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ना हो सिचुएशन, इस कारण मैं आपके लिए यहाँ पे सोर्स और लोड नेटवर्क नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको इंटरनल पैरामीटर डिराइव करना, अगर आपको एक्सटर्नल भी बोलता तो बनाना पड़ता आपको। अगर आपको बोलता कि एक्सटर्नल या फिर टोटल भी डिराइव करो, टोटल इनपुट इंपेडेंस भी डिराइव करो या टोटल वोल्टेज गेन को भी डिराइव करो, तो आपको ड्रॉ करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे कोई नीड नहीं, क्योंकि मैं इंटरनल पैरामीटर्स को डिराइव कर रहा हूँ। क्लियर सबको? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कौन सा कन्फिगरेशन है मेरे लिए, कॉमन एमिटर वाला कन्फिगरेशन है। कॉमन एमिटर वाला है तो ये वाला टर्मिनल क्या रहेगा मेरे लिए, एमिटर ई। ये भी क्या रहेगा मेरे लिए, एमिटर ई। आउटपुट कहां से लूंगा, कलेक्टर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे लिए कलेक्टर सी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे लिए बेस। ठीक, ये जो वोल्टेज है मेरे लिए, ये वोल्टेज रहेगा मेरे लिए वी बी ई। ठीक है, स्मॉल वी लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे एसी एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये हो जाएगा मेरे लिए एच आई ई। यहां से जो करंट फ्लो होगा, ये करंट कौन सा रहेगा, आई स्मॉल बी। ठीक है, कई लोग स्मॉल आई बी भी लिखते हैं, कुछ लोग कैपिटल आई और स्मॉल बी लिखते हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट है आपके। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट है आपके लिए। क्लियर? ठीक, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, एच आर ई वी सी ई, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज क्या है मेरे लिए, वी सी ई। ठीक, ये हो जाएगा मेरे लिए एच ऑफ ओ ई। ठीक, ये हो जाएगा मेरे लिए एच एफ ई आई बी, ये हो जाएगा एच एफ ई आई बी। ठीक, तो एक हो गया करंट वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये हो गया करंट कंट्रोल करंट सोर्स। यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है ये हो जाएगा आपके लिए आई स्मॉल सी। ठीक, ये फिगर बना आपका कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विदाउट आरई का। यहाँ पे आरई अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब आरई जब आएगा तो क्या होगा आपके लिए, एमीटर ग्राउंड नहीं हो पाएगा। आरई आएगा तो एमीटर ग्राउंड नहीं होगा, आरई आएगा तो क्या होगा, एक एमीटर रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा, वो ग्राउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं आपके लिए एक आरई। ठीक, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया मैं आपके लिए आरई का, और मैं इसको ग्राउंड किया। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया मेरे लिए आरई के बराबर। ठीक है, तो ये फिगर ड्रॉ किया मैं, ये मेरा परफेक्ट फिगर बना कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विथ आरई वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, क्योंकि ये आरई है तो एक्चुअली ये वाला पॉइंट आपका एमीटर है, ये वाला पॉइंट क्या है आपके लिए, एमीटर है। ठीक है, तो एमीटर ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड क्या है, एमीटर रेजिस्टेंस ग्राउंड है, एमीटर रेजिस्टेंस ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं पोर्ट ड्रॉ कर लेता हूं इसके, ये मैं क्या किया, इसका पोर्ट ड्रॉ कर दिया। एक्चुअली ये वाला पॉइंट मेरे लिए ग्राउंड है। क्लियर? देखो अब मैं क्या किया यहाँ पे, ये VBE और VCE लास्ट केस में मेरे लिए क्या था, VCE मेरे लिए आउटपुट वोल्टेज था, VBE मेरे लिए क्या था, इनपुट वोल्टेज था। कब, जब आपके पास RE अवेलेबल नहीं था। लेकिन अगर आपके पास RE अवेलेबल होगा तो आपको देखना है कि इसका इफेक्ट क्या आने वाला है। इसका पहला इफेक्ट देखो आप, जैसे ही मैं यहाँ पे दो और पोर्ट बनाया, ये दो टर्मिनल बनाया, ये दोनों पोर्ट मेरे लिए, दोनों टर्मिनल मेरे लिए एक पोर्ट की तरह ऐड करेंगे, तो ये जो वोल्टेज होगा मेरे लिए, ये वोल्टेज मेरे लिए इनपुट वोल्टेज कहलाएगा। क्योंकि किसी भी वोल्टेज को मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करता हूं, किसी भी वोल्टेज को, चाहे इनपुट वोल्टेज हो चाहे आउटपुट वोल्टेज हो, उसको मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करता हूं। अगर आपका RE अवेलेबल नहीं हुआ करता था तब आपका अमीटर ही ग्राउंड होता था। जब आपके पास RE अवेलेबल नहीं था तो आपका अमीटर ही ग्राउंड था। इस कारण सब कुछ मैं VBE को इनपुट वोल्टेज बोल पा रहा था। लेकिन अब मेरा अमीटर ग्राउंड नहीं है, अब मेरे लिए अमीटर ग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा N, इसको नाम दिया मैं N मतलब न्यूट्रल या फिर आप ग्राउंड बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको नाम दिया मैं दोनों को NN। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये वोल्टेज बनेगा मेरे लिए V स्मॉल b N, और ये कहलाएगा मेरे लिए आपका इनपुट वोल्टेज। लास्ट वाले केस में आपके लिए VB इनपुट वोल्टेज था, लास्ट वाले केस में आपके लिए VB इनपुट वोल्टेज था, अभी आपका VBN इनपुट वोल्टेज है। क्योंकि किसी भी वोल्टेज को आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करने वाले, किसी भी वोल्टेज को आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करने वाले, उस कारण VBN आपके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। क्लियर? अब देखो सिमिलरली आउटपुट वोल्टेज साथ भी होगा, तो ये जो वोल्टेज है VCN, ये हो जाएगा मेरा आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, जो आपका बेस टर्मिनल है वहां से कितना करंट निकल रहा है, IB करंट निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे लिए IB करंट, यहां से भी IB करंट फ्लो करेगा। ठीक,
यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है, HFE IB करंट फ्लो हो रहा है, तो इस एमीटर वाले टर्मिनल से कितना करंट फ्लो होगा, 1 प्लस HFE IB। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाला आपके लिए, ठीक है, जो आपके लिए मैं आरई ड्रॉ किया, उससे पहले जब मैं आपके लिए हाइब्रिड मॉडल को ड्रॉ किया था तो मैं आपके लिए दो इक्वेशन लिखा था, एक V1 का इक्वेशन लिखा था, एक I2 का इक्वेशन लिखा था, उसको मैं पैरामीटर्स के इक्वेशन बोल रहा था, करेक्ट, ठीक है। तो वहां पे जब मैं V1 का इक्वेशन लिखा था, V1 = H11 I1 + H22 V2 इक्वेशन लिखा था वहां पे मैं, तो मैं V1 को इनपुट KVL बोल रहा था, V1 को मैं क्या बोल रहा था, इनपुट KVL, ठीक है। और जो I2 का इक्वेशन था उसको मैं बोल रहा था आउटपुट KCL, ठीक है। तो जो दो इक्वेशन बने थे आपके पैरामीटर्स के, एक V1 बना था, एक I2 बना था, जिसको हम लोग कंबाइन करके क्या बोल रहे थे, हाइब्रिड इक्वेशन बोल रहे थे, ठीक है, हाइब्रिड पैरामीटर्स के इक्वेशन बोल रहे थे। तो वहां पे एक को मैं इनपुट KVL बोल रहा था, एक को मैं आउटपुट KCL बोल रहा था, करेक्ट, ठीक है। तो आप मुझको आरई को देख के बताओ, जो मैं आरई लगाया हूं आपके लिए, मीटर रेजिस्टेंस लगाया हूं, ये इनपुट का पार्ट है कि आउटपुट का पार्ट है, आरई रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है मेरे लिए, ये इनपुट का पार्ट है कि आउटपुट का पार्ट है, कि दोनों का पार्ट है, कि दोनों का पार्ट नहीं है, दोनों का पार्ट है। जो आपके लिए आरई लगा हुआ है ये यहाँ पे दोनों का पार्ट है, ये इनपुट नेटवर्क और आउटपुट नेटवर्क के बीच में लगा हुआ है। जो पहला इक्वेशन लिखता था मैं आपके लिए V1 का, वो क्या था, इनपुट नेटवर्क का इक्वेशन था। जो दूसरा इक्वेशन लिखता था मैं आपके लिए I2 का, वो क्या था, आपके लिए आउटपुट KCL का इक्वेशन था। तो एक इनपुट का इक्वेशन था, एक आउटपुट का इक्वेशन था, दोनों के बीच में आपके लगा है क्या, आरई। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। तो एक्चुअली जो यहाँ पे आरई है दोनों का पार्ट है, ये इनपुट का भी पार्ट है, ये आउटपुट का भी पार्ट है। मतलब जो एसी पैरामीटर इनपुट नेटवर्क पे डिपेंड करता है उसको भी अफेक्ट करेगा ये। जो एसी पैरामीटर इनपुट पे डिपेंडेंट है, जैसे मैं बात करूं इनपुट इंपेडेंस की, इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, V1/1 होता है। V1 क्या है, इनपुट का पोर्ट वोल्टेज और इनपुट का पोर्ट करंट। मतलब आपका इनपुट इंपेडेंस सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता है, कोई मतलब नहीं है उसको आउटपुट से, ठीक है। तो उस पैरामीटर को भी इफेक्ट करेगा आरई आपका, उस पैरामीटर को भी इफेक्ट करेगा। जैसे मैं बात करूं आपके लिए वोल्टेज गेन की, तो वोल्टेज गेन क्या होता है, V2/V1। V2 क्या होता है, आउटपुट का वोल्टेज और इनपुट का वोल्टेज का रेशियो। मतलब आपका वोल्टेज गेन आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो आपका आरई है ये इनपुट को भी इफेक्ट कर रहा है, आउटपुट को भी इफेक्ट कर रहा है। चाहे जो एसी पैरामीटर हो वो इनपुट पे डिपेंड करे या आउटपुट पे डिपेंड करे, आरई से इफेक्ट तो होने वाला है, आरई से इफेक्ट तो होने वाला है, क्योंकि आरई आपका इनपुट का भी पार्ट है और आउटपुट का भी पार्ट है, ठीक है। आरई क्या आपका आउटपुट का भी पार्ट है, इनपुट का भी पार्ट है, दोनों जगह कंट्रीब्यूट करने वाला है वो, ठीक है। तो आरई यहाँ पे स्पेशल होने वाला है। आपको क्लियरली दिख चुका है कि हमारा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज ही चेंज हो गया। ये फिगर बनने से हमारा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज ही चेंज हो गया। हमको सिर्फ ये एनालाइज करना है कि चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं, किन किन पैरामीटर्स में चेंजेस होने वाले हैं। ऑफ कोर्स सी बात है कि यहाँ पे आपके लिए पूरा सोर्स नेटवर्क भी लगा रहेगा, लोड नेटवर्क भी लगा रहेगा, लेकिन क्योंकि मेरा हेडिंग है इंटरनल पैरामीटर्स, इस कारण मैं यहाँ पे सोर्स और लोड को ड्रॉ नहीं किया हूँ। क्लियर, इस फिगर को ड्रॉ करो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एनालिसिस। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, एक आरई एक्स्ट्रा आया है। आरई का इफेक्ट क्या होने वाला है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे आरई आपके लिए एक अलग से आ गया, तो एक्चुअली आपके लिए दो लूप नीचे और क्रिएट हो गए, दो लूप आपके लिए नीचे और क्रिएट हो गए। अदरवाइज आपको थोड़ा सा नेटवर्क का बहुत अच्छा आइडिया होगा, नेटवर्क का बहुत ही अच्छा किसी को आइडिया है तो क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए वो क्या सुपर मेश बन सकता है, सुपर मेश आपके लिए वो बन सकता है। क्योंकि आपको केवीएल लगाने के लिए सिर्फ सारे ब्रांच करंट की नीड होती है। हमको तो यहाँ का करंट पता है ना, ये 1 + HFE IB में इसीलिए लिखा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चारों के चारों हाइब्रिड पैरामीटर अवेलेबल है। इस फिगर की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आपके पास HI हो गया, HRE हो गया, HFE हो गया, HOE हो गया, चारों के चारों अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। लेकिन एक कॉमन एमीटर है, मुझको बहुत अच्छा आइडिया है अपने एग्जैक्ट एनालिसिस का भी और आपके अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का भी, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, इसका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मेन टास्क यहाँ पे क्या है, मेरा मेन टास्क ये है यहाँ पे कि मैं आरई के इफेक्ट को एनालाइज कर पाऊँ, ठीक है। आरई के इफेक्ट को एनालाइज कर पाऊँ। अगर मैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, दो पैरामीटर्स गायब हो जाएंगे, दो पैरामीटर्स पहले क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। दो पैरामीटर्स गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आरई थोड़ी गायब होने वाला है, जिसका मुझको एनालिसिस करना है वो तो रहेगा ना। तो आपके लिए क्या यहाँ पे आरई अवेलेबल रहेगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज होगा आपके एग्जैक्ट एनालिसिस का और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का। लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम मेरे पास आरई अवेलेबल नहीं था। अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी तरीके से अगर मैं आरई को शॉर्ट कर दूं, किसी तरीके से मैं आरई को हटा दूं, जीरो कर दूं, आरई को जीरो कर दूंगा तो मेरा अमीटर और ग्राउंड सेम हो जाएगा। अगर आरई को मैं जीरो कर दूंगा तो मेरा अमीटर और ग्राउंड सेम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली लास्ट वाले केस में क्या था, आपका अमीटर और ग्राउंड सेम था, ठीक। अभी मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे इसका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करने वाला हूं, बट सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। डिफरेंट कैसे आपके लिए, लास्ट टाइम आप क्या लिखते थे, HOE RL शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.1, ठीक है। HOE RL शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.1, ठीक। अभी यहाँ पे हो जाएगा आपका क्राइटेरिया, ये था आपके लिए
विदाउट आरई वाले में, ठीक है, ये आपके लिए विदाउट आरई का क्राइटेरिया था। यहाँ पे आरई अवेलेबल नहीं था, ठीक है। पहले भी बोला मैं आपका जो आरई है वो इनपुट को भी अफेक्ट कर रहा है, वो आउटपुट को भी अफेक्ट कर रहा है। एचओई और आरएल दोनों आउटपुट के पार्ट है। एचओई भी आपके लिए आउटपुट में लगा हुआ है ना। एचओई देखो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आपके आउटपुट इक्वेशन का पार्ट है ना। आरएल भी कहाँ लगेगा, एचओई के साथ पैरेलल में लगेगा, लोड मतलब आउटपुट में ही लगेगा, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है एक्चुअली किस पर डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है, इसको इनपुट से कोई मतलब नहीं है, इसको इनपुट से कोई मतलब नहीं है। एचओई भी तो एक नंबर ही है ना। एचओई क्या है आपके लिए, एक नंबर है जिसका यूनिट ओम इनवर्स में है। आरएल क्या है, वो भी आपके लिए एक नंबर है जिसका यूनिट किसमें है, ओम्स में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका आरई लगा हुआ है, आरई तो आउटपुट को भी इफेक्ट कर रहा है, आरई तो आउटपुट को भी इफेक्ट कर रहा है ना। तो इसमें आपके लिए इफेक्ट आएगा आरई का, इसमें भी आपके लिए इफेक्ट आ जाएगा आरई का। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे कि आपका एचओई आरएल डैश प्लस आरई शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.1 विथ आरई वाले केस में, विथ आरई वाले केस में, ठीक है। एक्चुअली क्या होने वाला है, एचओई तो लगा ही हुआ है आपके साथ, एचओई आपके तो लगा हुआ है, ठीक है। एचओई तो मैं यहाँ भी लिख भी दिया। आरएल डैश क्यों लिखा हूँ, आरएल क्यों नहीं लिखा हूँ, आरएल डैश इस कारण लिखा, चाहे लोड जो भी हो, चाहे लोड जो भी हो सकता है कि वहां पे आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस है, आरसी है, वो भी लोड का पार्ट रहा है। आप देख चुके हो, जो आपके लिए मैं एक एसी इक्विवेलेंट फिगर बनाया था, वहां पे आपका लोड रेजिस्टेंस आरएल और आरसी पैरेलल में आ रहा था। तो एक्चुअली वहां पे आरसी भी लोड की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। इस कारण मैं आरएल डैश लिख दिया। आरएल डैश लिख दिया मतलब टोटल लोड, आरएल डैश लिख दिया मतलब क्या, टोटल लोड, चाहे आरएल लोड में 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस लगे हो, कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया हमारे लिए यहाँ पे किसका, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मुझको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करना है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मुझको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करना है। तो क्या चेंज आएगा इस फिगर में, बताओ, है कॉमन एमीटर का ही है, आपके लिए कॉमन एमीटर का ही फिगर, ठीक है। तो कॉमन एमीटर का फिगर है, तो आपकी एचओई की वैल्यू कितनी होगी, 1/40 किलो ओम होगी, ठीक है। तो एचओई का रेजिस्टेंस में वैल्यू कितना होगा, 40 किलो ओम होगा। 40 किलो ओम होगा मतलब क्या, बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं एचओई को क्या मान सकता हूँ, ओपन सर्किट मान सकता हूँ, ठीक। तो इसको मैं ओपन सर्किट कर दिया यहाँ से, ठीक। अब फिगर थोड़ा सिंप्लीफाइड दिख रहा है मुझको, इसको मैं क्या कर दिया, यहाँ से ओपन सर्किट कर दिया, क्लियर। अब देखो दूसरा चेंज क्या होगा, आपके एचआरई की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 × 10⁻⁻4। बीसीई की वैल्यू से क्या होगा, 4 डेसिमल के बाद चालू हो रहा है, 10⁻⁻4 मतलब क्या, 4 डेसिमल के बाद चालू हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नंबर और मल्टीप्लाई कर दो, 3 डेसिमल के बाद चालू होगा, फिर भी तो बहुत छोटी वैल्यू है ना। तो उसको मैं क्या करता हूँ, जीरो अज्यूम करने वाला हूँ, एक वोल्टेज को जीरो अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब क्या, वो वोल्टेज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे लिए शॉर्ट सर्किट, ठीक, ये वोल्टेज हो गया मेरे लिए क्या, शॉर्ट सर्किट, ठीक। तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देता हूं। तो ये बन गया आपके, ये बन गया आपके लिए अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का फिगर। इससे पहले जो फिगर बनाया था वो क्या था, एग्जैक्ट एनालिसिस का फिगर था। आपको जो फिगर बनाया वो भी मैं क्या है आपके लिए, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का फिगर है। 99.9% फिगर में ये वाला क्राइटेरिया हमेशा वैलिड मिलता है, 99.9% में। कोई चाहेगा ही कि आपको एग्जैक्ट एनालिसिस करवाना है, तभी वो आपके लिए ऐसा लोड लगाएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। कोई चाहेगा, एकदम जरूरी है, वो चाह रहे कि आप एग्जैक्ट एनालिसिस ही करो, तभी वो ऐसा लोड लगाएगा कि जहां पे आपका अप्रोक्सीमेट वाला क्राइटेरिया फेल होगा। 99.9% ऑफ केसेस में ये क्राइटेरिया वैलिड होता है, ठीक है। तो आप हर जगह यूज कर सकते हो अपने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वाले फिगर को, ठीक। तो एक नया फिगर ड्रॉ करो, इसका एनालिसिस हम करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ आरई का इफेक्ट देखना है, हमको आरई का इफेक्ट देखना है, ठीक है। करंट निकल रहा है बेस से, वो कितना है, आईबी, कलेक्टर से निकल रहा है वो आईसी, एचएफई इंटू आईबी आईसी के बराबर है। एचएफई इंटू आईबी क्या है, आईसी के बराबर है। तो ध्यान से आप देखो, यहाँ पे करंट क्या आ रहा है, आईबी, यहाँ पे करंट क्या आ रहा है, आईसी, यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, आईबी प्लस आईसी, आईबी प्लस आईसी आ रहा है, ठीक है। आईसी एचएफई इंटू आईबी के बराबर है, ठीक है। आप पहले क्या लिखे थे इक्वेशन, यहाँ पे एमीटर करंट का पहले आप इक्वेशन लिखे थे, आईई इक्वल टू 1 प्लस एचएफई, आप लिखे थे आई इक्वल टू 1 प्लस एचएफई इंटू आईबी, ठीक। अभी आप लिखे हो आईई इक्वल टू आईबी, आईबी आपके लिए यहां से आ रहा है आईबी, और आईसी आपके लिए यहां से आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपके लिए, आईबी प्लस आईसी। एमीटर करंट एक्चुअली यही होता है, एमीटर करंट एक्चुअली आपके लिए आईबी प्लस आईसी के बराबर ही होता है, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आईबी प्लस एचएफई आईबी, ठीक। ऊपर वाले को बस मैं मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, ठीक है। तो इससे आईबी आईबी तो सेम है। आईसी किसके बराबर आ रहा है, आईसी आपके लिए बराबर आ रहा है एचएफई आईबी के बराबर आ रहा है, ठीक। ये देखे हो आप लोग, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, ये भी सुने हो आप लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे सब कैपिटल है, वहां पे सब स्मॉल है, ठीक है। तो ये एचएफई और बीटा सेम चीज होता है,
HFE और बीटा को सेम बोलते हैं हम लोग। जो लोग डीसी एनालिसिस करते हैं, डीसी एनालिसिस टाइम हम लोग HFE को बीटा बोलते हैं। जब हम लोग डीसी एनालिसिस करते हैं तो HFE को ही हम लोग बीटा बोलते हैं। बीटा क्या होता है आपके लिए? कॉमन एमिटर करंट गेन। बीटा क्या होता है? कॉमन एमिटर करंट गेन, लेकिन डीसी वाला। कई बार क्या होता है, जो आपका ईडीसी का क्वेश्चन होता है वहां पे आपको HFE दे रहता है, आप बीटा की जगह HFE को पुट करते हो। आप बीटा की जगह क्या करते हो? HFE को पुट करते हो। तो एक्चुअली आपका बीटा होता है, जो बीटा की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, है ना। बीटा आपके लिए दो टाइप का होता है, ठीक। बीटा जो होता है, बीटा क्या होता है आपके लिए? कॉमन एमिटर करंट गेन, ठीक। कॉमन एमिटर करंट गेन, ठीक। अल्फा होता है आपके लिए कॉमन बेस करंट गेन, ठीक है। गामा होता है आपके लिए कॉमन कलेक्टर करंट गेन, ठीक है। तो बीटा आपके लिए कॉमन एमिटर करंट गेन होता है। तो बीटा दो टाइप का होता है, एक होता है आपका बीटा डीसी, एक होता है आपका बीटा एसी, ठीक। बीटा डीसी डिफाइंड होता है आपके डीसी नेटवर्क के लिए। डीसी एनालिसिस जिसको डिफाइन करते हैं वो होता है बीटा डीसी। एसी फिगर रिलेशन डिफाइन करते हैं वो होता है आपका बीटा एसी। तो इसी को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं बीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा। बीटा एसी को हम लोग बोलते हैं HFE, इसको हम लोग बोलते हैं HFE, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप कभी बीटा देख के कंफ्यूज ना हो। अगर आपको क्वेश्चन में एक ही बीटा गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में एक ही बीटा गिवन है तो आप उसको बीटा एसी बीटा डीसी दोनों मानोगे। अगर आपके क्वेश्चन में एक ही बीटा गिवन है तो, है ना। सपोज करो आप एम्पलीफायर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको HFE दिया ही नहीं, आप एम्पलीफायर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको HFE दिया ही नहीं, लेकिन आपको बीटा दिया है, तो आप उसको बीटा एसी मान लोगे, आप उसको बीटा एसी मान लोगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप HFE बीटा एसी होता है और बीटा डीसी सिर्फ बीटा होता है। गेट में तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बीटा डीसी और बीटा एसी का रेशो निकालो। बीटा डीसी और बीटा एसी का रेशो निकालने के लिए भी गेट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो एक्चुअली एसी करंट गेन और डीसी करंट गेन डिफरेंट होता है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं, दोनों को आप सेम मान सकते हो। कुछ लोग बीटा को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, HFE। देखो ये कैपिटल में लिखूंगा, ये कैपिटल में, जब भी कैपिटल में लिखा तो ये बीटा डीसी है, स्मॉल लेटर में लिखा तो ये बीटा एसी है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन का एकदम अच्छा आइडिया होगा कि आपको अभी दोनों नेटवर्क का आइडिया है, एसी नेटवर्क का भी आइडिया है, आपको डीसी नेटवर्क का भी आइडिया, ठीक है। तो कभी बीटा एसी डीसी में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुछ नहीं गिवन है क्वेश्चन में, इफ कुछ गिवन नहीं है तो आप बीटा एसी को बीटा डीसी के बराबर मान सकते हो, बीटा एसी को बीटा डीसी के बराबर मान सकते हो अगर कुछ गिवन नहीं है तो। अदरवाइज तो कोई रिलेशन नहीं है इसके बीच में, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि बीटा एसी पता है तो आप बीटा डीसी निकाल दोगे, या बीटा डीसी पता है तो आप बीटा एसी निकाल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई ऐसा रिलेशन नहीं है इनके बीच में। अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आप दोनों को बराबर मान सकते हो। अदरवाइज आपको रिप्रेजेंटेशन देख के समझ में आना चाहिए कि आपको एसी वाला बीटा दे रहा है वो कि डीसी वाला बीटा दे रहा है वो, है ना। तो आपके लिए बीटा एसी क्या होता है? बीटा एसी आपके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे बीटा एसी हो जाएगा आपके लिए IC अपॉन IB, ठीक। और बीटा डीसी क्या हो जाएगा आपके लिए? IC अपॉन IB, ठीक। ये दोनों क्या है? एसी करंट है, ये दोनों क्या है? डीसी करंट है। क्लियर? तो आपको ये पता रहे बीटा एसी और डीसी का कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन में, बीटा एसी और बीटा डीसी में, ठीक है। तो अभी पूरा फोकस आपका एसी नेटवर्क पे होने वाला है, इस कारण आपको बस बीटा एसी डीसी का अच्छा आइडिया रहे, रिप्रेजेंटेशन का पूरा आइडिया रहे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क ड्रॉ कर ही चुका हूँ, मैं क्या करता हूँ इसका भी फर्स्ट पैरामीटर डिराइव करता हूँ। मैं नेटवर्क यहाँ पे ड्रॉ कर ही चुका हूँ आपके लिए, मैं इसका फर्स्ट पैरामीटर डिराइव करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर लिखता हूँ मैं आपके लिए करंट गेन, इंटरनल करंट गेन AI, इंटरनल करंट गेन AI की बात करते हैं हम लोग फिगर में, ठीक है। करंट गेन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक्चुअली करंट गेन क्या होता है आपके लिए? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट का रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे AI को मैं क्या लिखने वाला हूँ? माइनस साइन लगाऊंगा, क्योंकि IC मेरे लिए एक्चुअली क्या है? पोर्ट करंट है। IC क्या है मेरे लिए? पोर्ट करंट है। पोर्ट करंट से कभी भी हम लोग गेन डिसाइड करते नहीं, हम लोग हमेशा लोड करंट से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोड बना हुआ नहीं, लेकिन हमको मालूम है लोड करंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है? अपोजिट होने वाला है पोर्ट करंट के। इस कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस IC बाय IB। ये क्या हो जाएगा हमारा? इंटरनल करंट गेन, ठीक है। ये हो जाएगा इंटरनल करंट गेन। फिगर को देखो ध्यान से, आप मॉडल को देखो तो आपको IC और HFE IB सेम दिख रहे हैं। जो करंट IC है वही करंट तो HFE IB, दोनों आपके लिए सीरीज में है, ठीक है। अगर HOE होता तो फिर मैं दोनों को सेम नहीं मान पाता, HOE होता तो मैं दोनों को सेम नहीं मान पाता। लेकिन एक्चुअली क्या है? HOE है, उसका वैल्यू बहुत बड़ा है, वहां पे बहुत कम करंट जा रहा है, इसका हम नेग्लेक्ट कर दिए, उसको हम क्या कर दिए? नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है। तो IC और HFE IB बराबर है, तो AI क्या हो जाएगा मेरे लिए? AI हो जाएगा मेरे लिए माइनस HFE IB अपॉन IB। तो AI की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए? माइनस HFE के बराबर,
ये क्या हो जाएगा आपके लिए माइनस HFE के बराबर। पिछले क्लास में देखे थे हम लोग कि हम लोग का जो करंट गेन था वो विदाउट RE वाले केस में भी सेम आ रहा था, वो विदाउट RE वाले केस में भी सेम आ रहा था। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपके लिए RE लगाया हूं मैं, जो आपके लिए RE यहाँ पे लगाया हूं, ये आपके करंट गेन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। जो आपका एमिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपके करंट गेन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। करंट गेन जो आपका पिछले वाले केस में आया था वही सेम यहाँ पे भी आ रहा है, करंट गेन में कोई अफेक्ट नहीं हुआ। RE आपके करंट गेन को अफेक्ट कर ही नहीं पाए, क्योंकि करंट गेन क्या है आपके लिए, एक्चुअली IC और IB का रेशियो है, और IC और IB पे तो कोई अफेक्ट उसका पड़ नहीं रहा है। जितना आपको दिखा एक्चुअली उसका अफेक्ट वोल्टेज पे पड़ रहा है, जो दिख रहा है आपको इसका अफेक्ट किस पे पड़ रहा है, वोल्टेज पे पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका करंट गेन पे कोई अफेक्ट नहीं हो पाया। ठीक, सेकंड लिखता हूं मैं यहाँ पे इंटरनल इनपुट इंपिडेंस, इंटरनल इनपुट इंपिडेंस। ठीक, RI की बात करते हैं, निकालना हमको बहुत अच्छे से आता है ना, हम निकाल चुके थे कल भी सब कुछ। हमको भी क्या जज करना है कि इफेक्ट कैसा होने वाला है RE का। ठीक है, तो हम लोग के लिए इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, RI क्या होता है हम लोग के लिए, RI होता है हम लोग के लिए V1/I1 होता है एक्चुअली पोर्ट करंट के, है ना। और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, जैसे कि हम लोग को आउटपुट इंपेडेंस निकालते वक्त सोर्स वोल्टेज को जीरो करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, V1/I1 होने वाला है। तो एक्चुअली V1 क्या है यहाँ पे, VB यहाँ पे V1 है, और I1 क्या है आपके लिए, स्मॉल IB यहाँ पे आपके लिए I1 है। इन दोनों का रेशो मेरे लिए होने वाला है, इन दोनों का रेशो मेरे लिए क्या होने वाला है, इनपुट इंपिडेंस होने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे VB लास्ट केस में इनपुट था, अभी तो इनपुट VBN होगा। अभी क्या होगा, इनपुट आपके लिए VBN होगा, तो उसका डेफिनेशन चेंज हुआ, इसका डेफिनेशन चेंज हो गया, क्या बन गया आपके लिए, VBN बन गया। V1 जो आपके लिए था ये हो गया आपके लिए VBN, क्योंकि इनपुट वोल्टेज क्या है मेरा, VBN। ठीक है, तो अब लास्ट टाइम जो मैं इक्वेशन लिखता था, लास्ट टाइम में क्या करता था, आपका इनपुट KVL अप्लाई कर देता था। लास्ट टाइम आपके लिए मैं इनपुट में KVL अप्लाई कर देता था। अगर इस बार मैं इनपुट में KVL अप्लाई कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या होगी, VB तो आएगा इक्वेशन में, VBN कभी नहीं आएगा इक्वेशन में, VBN कभी भी नहीं आएगा इक्वेशन में। ठीक है, आपका लूप भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये लूप खत्म आपके लिए। अभी मैं क्या करता हूँ आपके लिए, एक एक्स्ट्रा RE आ रहा है ना, RE लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैं ऐसा लूप लगाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और ये इधर गया RE के पास और ये वापस आ गया। अब VBN भी आएगा, HI भी आएगा, RE भी आएगा। मैं ऐसा लूप क्यों लगाया, RE नहीं लाना था मेरे को, RE में लेके नहीं आ रहा था, मुझको VBN लाना था। मुझको क्या लाना था, VBN लाना था। जब मैं VBN को लेके आया कनेक्शन में तो RE अपने आप आ गया। जब मैं VBN को लेके आया तो RE अपने आप आ गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। RE रेजिस्टेंस उसके क्रॉस करंट कितना है वो पता है मुझको। अगर मुझे करंट पता है तो बिल्कुल मैं KVL अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे करंट पता है तो बिल्कुल मैं आपके लिए KVL अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे लिए इक्वेशन लिखता हूँ मैं आपके लिए, इनपुट KVL का इक्वेशन लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे लिए माइनस VBN प्लस IB इंटू HIE प्लस 1 प्लस HFE IB इंटू RE इक्वल टू 0। ये बनेगा इक्वेशन यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या किया, इनपुट KVL अप्लाई किया, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, ये प्लस टर्मिनल है आपका, ये माइनस टर्मिनल, तो यहाँ से मैं बिल्कुल स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक इनपुट लूप लगाया। इनपुट लूप ऐसा लगाया कि मेरे इक्वेशन में VBN आए, क्योंकि VBN अभी मेरे लिए इनपुट वोल्टेज है। VBN क्या है मेरे लिए, इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, मुझको VBN और IB का रेशियो कैलकुलेट करना है, क्लियरली मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो ये हो गया मेरे लिए VBN, उस साइड ले गया तो ये हो गया IB HIE प्लस 1 प्लस HFE RE, ठीक, इंटू IB। डिवाइड कर देते हैं IB से दोनों साइड में क्या करता हूँ, IB से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, VBN अपॉन IB इक्वल टू HIE प्लस 1 प्लस HFE RE। ठीक, VBN बाय IB क्या है मेरे लिए, इंटरनल इनपुट इंपिडेंस। ये क्या हो गया मेरे लिए, इंटरनल इनपुट इंपिडेंस। तो RI की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे लिए, HIE प्लस 1 प्लस HFE इंटू RE। ठीक, ये आया मेरा इनपुट इंपिडेंस का वैल्यू, कब, विथ RE, मतलब जब आपका RE प्रेजेंट है तब। जब RE आपका प्रेजेंट नहीं था तो ध्यान से देख लो एक बार, है ना, RE जब आपका प्रेजेंट नहीं था तो क्या आ रहा था, RI इक्वल टू HIE। ठीक, ये क्या था आपके लिए, विदाउट RE। अब दोनों को देखो, इफेक्ट हो रहा है RE का। अब देखो इफेक्ट कैसे हो रहा है,
HI मेरे को नंबर का बहुत अच्छा आइडिया है ना, मैं बताया मेरे को पूरा टेबल याद है, मुझको पूरा टेबल याद है, तो मुझको पता है HI की वैल्यू कितनी है 1100 ओम के आसपास है, HI की वैल्यू क्या है 1100 ओम के आसपास है, ठीक है। HFE की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 50 प्लस 1 51 इंटू RE क्या है आपका मीटर रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर में हमेशा मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू किलो ओम वगैरह में ही होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 1100 ओम है, 1100 ओम मतलब कितना 1.1 किलो ओम है, 1.1 किलो ओम है, ठीक है। अगर ये 1 किलो ओम भी होगा, अगर ये 1 किलो ओम भी होगा, RE की वैल्यू अगर 1 किलो ओम भी है तो 50 टाइम्स 1 किलो ओम मतलब 50 किलो ओम ऐड हो जाएगा। तो जो मेरा इनपुट इंपीडेंस ट्रांजिस्टर का 1.1 किलो ओम के आसपास आ रहा था, सिर्फ RE के लगने से वो 50 टाइम्स बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए RE क्या कर रहा है, इनपुट इंपीडेंस को इंक्रीज कर रहा है। अगर आपको एक ट्रांजिस्टर में इनपुट इंपीडेंस को ज्यादा चाहिए, आपको एक एम्पलीफायर में ज्यादा इनपुट इंपीडेंस चाहिए, तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे RE का यूज करने वाले हो। आप RE का यूज करो, RE की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, आप अपने हिसाब से इनपुट इंपीडेंस ट्रांजिस्टर का आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इनपुट इंपीडेंस बढ़ाना कम करना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इंपीडेंस मैचिंग के केस में। इंपीडेंस मैचिंग में बहुत काम आएगा कि इनपुट इंपीडेंस कितना है, आउटपुट इंपीडेंस कितना है। एक्चुअली अब ट्रांजिस्टर का इनपुट इंपीडेंस को बढ़ाना घटाना मेरे हाथ में है, RE की वैल्यू को सेलेक्ट करके, ठीक है। RE की वैल्यू सेलेक्ट करके मैं आपके लिए इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू को बिल्कुल बढ़ा सकता हूं, क्योंकि HFE तो फिक्स्ड है, रूम टेम्परेचर पे तो HFE की वैल्यू 50 के आसपास ही होगी, तो 51 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मुझको इनपुट इंपीडेंस में ऐड होकर मिलेगा। तो एक्चुअली RE क्या कर रहा है आपके लिए, इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इंटरनल करंट ने कुछ भी अफेक्ट नहीं किया था। अगर करंट गेन की बात करो तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ था करंट गेन में। क्लियर सबको, नोट करो दोनों को, ठीक। इंटरनल इनपुट इंपीडेंस देखे हमको पता चला करंट गेन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, करंट गेन में आपको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। इंटरनल इनपुट इंपीडेंस में आपको इफेक्ट देखने को मिला और बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला, आपका इनपुट इंपीडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, आपका इनपुट इंपीडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। कैसे जज किए हम लोग, क्योंकि हमको नंबर का बहुत अच्छा आइडिया था, हमको नंबर का बहुत ही अच्छा आइडिया था। हमको मालूम है कि जो क्वांटिटी लिखी हुई ना वहाँ पे 1 प्लस HFE इंटू RE वो बहुत बड़ी है HI के कंपैरिजन में। हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि 1 प्लस HFE इंटू RE जो लिखा हुआ है वहाँ पे वो वैल्यू बहुत ही बड़ी है HI के कंपैरिजन में, है ना। HI का वैल्यू तो 1100 ओम है, 1100 ओम के आसपास है वो आपका HI, लेकिन दूसरा जो वैल्यू लिखा हुआ वहाँ पे वो बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो नंबर के आइडिया से आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। थर्ड लिखता हूँ मैं आपके लिए इंटरनल वोल्टेज गेन। इंटरनल वोल्टेज गेन AV की बात करते हैं, ठीक है। इंटरनल वोल्टेज गेन AV की बात करते हैं हम लोग। अब AV की बात करूं तो लास्ट टाइम जो AV लिख रहा था मैं आपके लिए विदाउट RE वाले केस में जो AV लिख रहा था वो क्या था आपके लिए VC अपॉन VB था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा आपके लिए। AV क्या होगा आपके लिए, ये हो जाएगा आपके लिए VCN अपॉन VBN हो जाएगा। क्लियर। लास्ट टाइम हम लोग क्या वैल्यू लेके आए थे, लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, हम लोग जो पहले दो कैलकुलेशन किया, आपको पहले बोला सीक्वेंस बहुत प्रॉपर रखना। सीक्वेंस में क्या करना, पहले आप करंट गेन कैलकुलेट कर लेना, फिर आप इनपुट इंपीडेंस कैलकुलेट करना, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। आपके इंटरनल वोल्टेज का निकालने में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा एक्चुअली यहाँ पे, एक्चुअली आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या आया था हम लोग के लिए आंसर AV का, ये आया था हम लोग के लिए AI RL अपॉन RI, ये आया था लास्ट टाइम हम लोग के लिए। इस बार भी सेम आएगा, इस बार भी सेम आएगा, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि यहाँ पे जो AI है ये कौन सा AI रहेगा, विथ RE वाला AI जो मैं आपके लिए अभी फर्स्ट कैलकुलेट किया था वो कितना आया था आपके लिए, अनअफेक्टेड था, वो HFE ही आया था। यहाँ पे RI क्या हो जाएगा आपके लिए HI प्लस 1 प्लस HFE इंटू RE जो मैं अभी कैलकुलेट करके लाया था। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करने वाला हूँ मैं AI और RI का वो डिफरेंट है, वो आपके लिए कौन सा वाला है, सेकेंड केस वाला है, जहाँ पे मैं RE को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे AI की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। यहाँ पे AI का वैल्यू कितना आया है, माइनस HFE आया है, माइनस HFE आया है वैल्यू यहाँ पे, तो ये पुट कर दिया मैं माइनस HFE, ठीक। माइनस HFE इंटू RL रहेगा, माइनस HFE इंटू RL रहेगा, ठीक। RI क्या हो जाएगा आपके लिए, RI हो जाएगा आपके लिए 1 प्लस HI प्लस 1 प्लस HFE इंटू RL के आसपास हो जाएगा, RE के आसपास हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया RE, ठीक। ये आ रहा है आपका इक्वेशन फिलहाल, ठीक। अब फिर बोला मैं यहाँ पे मुझको नंबर अच्छे से पता है तो मैं नंबर का एडवांटेज लूंगा। देखो जो आपके लिए लिखा हुआ है क्या यहाँ पे HI, ठीक है। HI की वैल्यू जो हम टेबल पढ़े हैं, ठीक है, जो हम टेबल स्टडी किए हैं उसके हिसाब से आपकी HI की वैल्यू होती है 1100 ओम्स, लगभग 1.1 किलो ओम के आसपास, ठीक है। लेकिन कंडीशनल है, ये क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल कैसे, ये कैलकुलेट की गई है तब जब आपके टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1000 हर्ट्ज है, और आपके कैपिटल आई की मतलब डीसी सर्किट में जब एनालिसिस करोगे तो ये आपके लिए 1.3 मिली एम्पियर है, ठीक है। अगर आप इसमें से कुछ भी पैरामीटर को वेरी करते हो, अगर इसमें से आप कुछ भी पैरामीटर को वेरी करते हो तो आपके लिए चेंजेस आएंगे, आपके HI में क्या होगा, चेंजेस आएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, आई कुछ भी वेरी करते हो वो बहुत बहुत आसान है और वेरी करना है ना। एक्चुअली क्या है कि आप सब चीज को लैब में देखते हो,
तो लैब में आपके लिए रूम टेम्परेचर होता है, लेकिन जब अगर आप इंडस्ट्री, आपको तो एम्पलीफायर इंडस्ट्री में यूज करना है, तो जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपके लिए कभी भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर थोड़ी रहेगा। अगर आप एनटीपीसी में हो तो एनटीपीसी में एम्पलीफायर कहीं पे आप यूज कर रहे हो ब्लास्ट फर्नेस के आसपास, तो टेम्परेचर वहां बहुत हाई रहेगा, टेम्परेचर तो वहां पे बहुत हाई रहेगा ना। तो एक्चुअली प्रैक्टिकल सिनेरियो में टेम्परेचर कभी भी रूम टेम्परेचर होता नहीं, ठीक है, हम स्टडी करने के लिए रूम टेम्परेचर में कर डालते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ पैरामीटर्स में से चेंज हो जाए, कितने भी चेंज हो जाए, कितना भी चेंज कर डालो किसी भी पैरामीटर को आप, आपका जो HI है ना, आपका जो HI है ये आपके लिए 1 किलो ओम 2 किलो ओम के आसपास ही रहेगा मोस्टली, मतलब 1000 से 2000 के बीच में ही वेरी करेगा। ऐसा नहीं कि कभी ये मेगा ओम वगैरह में हो जाएगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि HI आपके लिए 1 किलो ओम 2 किलो ओम के आसपास रहेगा, कितना भी चेंज कर लो आप कोई भी पैरामीटर को, है ना। फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग एक लिमिट तक ही चेंज कर सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या है, तो हम लोग तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं या फिर लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ही चेंज कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बियॉन्ड चेंज करने से कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगे, उसके बियॉन्ड चेंज कर देंगे, जैसे हम लोग अगर मैं चल दूंगा हाई फ्रीक्वेंसी में रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो हो सकता है कि आपके लिए HI कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, लेकिन वो तो हम लिख चुके हैं अपने लिमिटेशन में कि हाई फ्रीक्वेंसी में यूज करेंगे तो HI आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, है ना। तो ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी डील ही नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी डील कर रहे हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर मेरा पूरा फोकस है, फिलहाल मेरा पूरा का पूरा फोकस कहाँ है, डिनोमिनेटर पे, ठीक है। डिनोमिनेटर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपका HI का वैल्यू लगभग 1 to 2 किलो ओम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे लिए 1 प्लस HFE इंटू RE, नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे लिए 1 प्लस HFE इंटू RE। तो HI के बारे में मेरे को पूरा आइडिया है, कुछ भी कर लूं मैं 1-2 किलो ओम से ज्यादा नहीं होगा, 1000 2000 ओम के बीच में ही रहेगा, 1 प्लस HFE की बात करता हूं मैं, ठीक है। HFE में भी वही होने वाला है, कुछ भी करो आप HFE की वैल्यू बढ़ती जाएगी, HFE की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी मतलब क्या, HFE आपके लिए 100 हो सकता है, 200 हो सकता है। आप क्वेश्चन में देखे भी हो, आप जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किए होगे अगर ADC वगैरह में, तो आपको हमेशा बीटा की वैल्यू 100 150 200 300 ऐसा ही मिलता है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू बड़ी ही होती है, बीटा की वैल्यू बड़ी है मतलब HFE की वैल्यू बड़ी है, HFE की वैल्यू बड़ी मतलब 1 प्लस HFE की वैल्यू भी बड़ी है, ठीक है। RE जो है आपके लिए, RE क्या है आपके लिए, अमीटर रेजिस्टेंस है, RE क्या है आपके लिए, अमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अमीटर का रेजिस्टेंस मतलब क्या, बाइसिंग रेजिस्टर है, ठीक है। RC RB RE ये सब क्या होता है, बाइसिंग रेजिस्टेंस होते हैं। बाइसिंग रेजिस्टेंस मतलब क्या, ट्रांजिस्टर को इन लोग फोर्सफुली एक्टिव रीजन में रखते हैं, ट्रांजिस्टर को इन लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली एक्टिव रीजन में रखते हैं, या जिस भी रीजन में आप चाहो। अगर आपको कट ऑफ में चाहिए तो आप RE की कोई और वैल्यू सेलेक्ट करोगे, ट्रांजिस्टर को अगर आपको एक्टिव में चाहिए तो आप RE की कोई और वैल्यू सेलेक्ट करोगे, लेकिन जो भी है RE क्या है आपके लिए, बाइसिंग रजिस्टर है। बाइसिंग रजिस्टर की वैल्यू हमेशा हाई होती है, जो बाइसिंग रेजिस्टेंस होते हैं आपके ट्रांजिस्टर में, इनकी वैल्यू हमेशा हाई होती है। मतलब क्या, आपकी RE की वैल्यू भी हाई होने वाली है, हाई होने वाली है मतलब क्या, किलो ओम्स में तो होने वाली है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लिए हाई रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को एक्चुअली 3 पार्ट में क्लासिफाई करके रखा है IEEE वाला, है ना। रेजिस्टेंस को भी हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करके रखते हैं, 3 पार्ट में क्लासिफाई करके रखते हैं मतलब क्या, अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से कम है, 1 ओम से अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो उसको हम लोग लो रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक के है, तब उसको हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से लेके 100 किलो ओम, 100 किलो ओम बहुत बड़ा नंबर होता है ना, 100 किलो ओम में है 100 × 10⁻³ मतलब, है ना, मतलब 0.1 मेगा ओम, तो इसको हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम से ज्यादा है तो उसको हम लोग हाई रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। सबको मेजर करने का अपना अलग अलग तरीका भी होता है। जिसमें बात करूं व्हीटस्टोन ब्रिज, सब लोग सुने होंगे, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें क्या होता है, 4 आर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जाननी तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हो, ठीक है। तो उसको हम लोग मीडियम रेंज के लिए यूज करते हैं। केल्विन डबल ब्रिज सुने होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले सुने होंगे केल्विन डबल ब्रिज, है ना। तो केल्विन डबल ब्रिज क्या होता है, वो लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। मेगर की बात की, मेगर सुने होंगे आप लोग, तो वो हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जो आपका मीडियम रेजिस्टेंस का रेंज है बहुत बड़ा होता है, ये 1 ओम से लेके आपका 100 किलो ओम तक सबको हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो आपके बाइसिंग रेजिस्टेंस होते हैं ट्रांजिस्टर के, ये हमेशा मीडियम रेजिस्टेंस के रेंज में लाई करते हैं, मतलब कंफर्म किलो ओम में वैल्यू होने वाली है आपकी वैल्यू जो है मीडियम रेजिस्टेंस की या बाइसिंग रेजिस्टेंस RE की, वो किलो ओम में ही होने वाली है। और ऑलरेडी जो आपका HI है ये तो किलो ओम के स्टार्टिंग रेंज में, ये 1 to किलो ओम में, ठीक। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका 1 प्लस HFE वाला पार्ट है, 1 प्लस HFE RE वाला पार्ट है, ये बहुत बड़ा होने वाला है HIE से, ये बहुत ही बड़ा होने वाला है HIE से। अगर आपका HIE 1 किलो ओम है तो हो सकता है आपका 1 प्लस HFE इंटू RE मेगा ओम में हो। मेगा ओम में हो मतलब क्या, 1000 टाइम्स बड़ा हो सकता है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। मैं HI को क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं HI को नेग्लेक्ट कर दूँ, ये बहुत छोटा टर्म है ना, अगर मैं HI को नेग्लेक्ट कर दिया तो आपके AV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी AV की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलूंगा तो मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ एक को, है ना। ये हो जाएगा आपके लिए माइनस HFE RL अपॉन 1 प्लस HFE RE, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। RE फिक्स नंबर है, RE को मैं अफेक्ट नहीं कर सकता, RE तो एमिटर रेजिस्टेंस लगा दिया स्टार्टिंग में, जो है वही रहेगा, थोड़ी चेंज हो जाएगा। RL भी आपके लिए एक फिक्स नंबर है, RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, जितना लोड लगा है उतना ही लोड रहेगा, लोड थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो RL और RE आपके लिए कांस्टेंट नंबर है, RL और RE क्या है आपके लिए
कांस्टेंट नंबर है, साथ में जो लगा हुआ है, साथ में क्या लगा हुआ है आपके लिए, HFE अपॉन 1 प्लस HFE, HFE अपॉन 1 प्लस HFE, ठीक है। तो HFE अपॉन 1 प्लस HFE की बात करूं, इस पर्टिकुलर रेशो की बात करूं, HFE क्या है, एक बड़ा नंबर है, HFE आपके लिए 50, 100, 200 इसके आसपास रहेगा, ठीक है। तो 1 प्लस HFE कितना हो जाएगा, अगर HFE 50 है तो 1 प्लस HFE कितना हो जाएगा आपके लिए 50 प्लस 1 51, ठीक है। और बड़ा कर देता हूँ, HFE को 100 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा वो 100 अपॉन 101, 200 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 200 अपॉन 200 प्लस 1। तो ये जो HFE और 1 प्लस HFE के बीच में डिफरेंस है ये बहुत छोटा है। अगर ये दोनों डिफरेंस बहुत छोटा है तो HFE अपॉन 1 प्लस HFE का जो रेशो है वो लगभग 1 के आसपास रहेगा, वो लगभग 1 के आसपास रहेगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वो 0.99 ही रहेगा, 1 के आसपास ही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, HFE अपॉन 1 प्लस HFE को 1 मान लेता हूँ, मान सकता हूँ बिल्कुल। मैं क्यों मान सकता हूँ, क्योंकि HFE की वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर HFE की वैल्यू 0.1 होती तो मैं नहीं मानता, HFE की वैल्यू 0.1 होती तो क्या हो जाता 0.1 अपॉन 1 प्लस 0.1 तो 0.1 के आसपास आता, ठीक है। लेकिन HFE अपॉन 1 प्लस HFE में HFE की वैल्यू बहुत ही बड़ी है तो वो 100 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 101 आएगा, मतलब 0.99 के आसपास आएगा, तो उसको 1 ही मान लेता हूँ। सिंप्लीफाई हो गया इक्वेशन मेरे लिए, सिंप्लीफाई हो गया। तो AV की वैल्यू क्या आ रही है मेरे लिए, AV की वैल्यू आ रही है मेरे लिए माइनस RL अपॉन RE, माइनस RL अपॉन RE, और ये क्या है मेरे लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये मेरे लिए क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्लियर। तो मेरी वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी आ गई, RL अपॉन RE आ गई। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई RE का अफेक्ट क्या हुआ, ठीक है आप एक नया एक्सप्रेशन तो लेके आ गए, आप एक नया एक्सप्रेशन तो लेके आ गए RE के टर्म्स में माइनस RL बाय RE, लेकिन एक्चुअली RE का अफेक्ट क्या हुआ आपके इंटरनल वोल्टेज गेन में। तो कोई इसकी बात करे तो मुझको ये एक्सप्रेशन पता है कि AV इक्वल टू AI RL अपॉन RI, ठीक है। AI अनअफेक्टेड था, चाहे एमिटर रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, आपके लिए AI करंट गेन अनअफेक्टेड था, RI अफेक्ट हो रहा था। RI में क्या अफेक्ट हो रहा था आपके लिए, RI की वैल्यू बढ़ जा रही थी, बहुत ज्यादा ही बढ़ जा रही थी, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, जो आपका AV है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है RI के, AV जो है आपके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है RI के। RI की वैल्यू क्या हो रही है एक्चुअली आपके लिए इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा आपके लिए क्या हो जा रही है इंक्रीज हो जा रही है। तो AV की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्चुअली आपके अमीटर रेजिस्टेंस लगने से आपकी AV की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, मतलब इंटरनल वोल्टेज गेन डिक्रीज हो जा रहा है। अगर इंटरनल वोल्टेज गेन डिक्रीज हो गया, सपोज करो अब तो हो ही गया है, इंटरनल वोल्टेज गेन डिक्रीज हो गया, तो एक्सटर्नल वोल्टेज गेन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा, एक्सटर्नल वोल्टेज गेन भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज गेन की वैल्यू हमेशा इंटरनल वोल्टेज गेन से तो कम ही होती है। हम स्टार्टिंग में निकाल देते अपने फर्स्ट लेक्चर में, हमको पता था कि आपका जो एक्सटर्नल वोल्टेज गेन होता है उसकी वैल्यू इंटरनल से तो कम ही होती है। लिमिटिंग केस में आसपास हो सकती है, वो लिमिटिंग केस क्या था, जो आपका सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू 0, क्लियर। तो आपका वोल्टेज गेन RE के वजह से बहुत ज्यादा कम होने वाला है। तो अगर आपको एक एम्पलीफायर में अपने वोल्टेज गेन की वैल्यू को कम करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, RE को ऐड कर देना है। आप RE की वैल्यू बढ़ाते जाओ, वोल्टेज गेन की वैल्यू कम होती जाएगी, क्लियर सबको। तो RE अफेक्ट किया आपके इंटरनल वोल्टेज गेन को, बिल्कुल किया, है ना। एक्सप्रेशन से बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है आपको कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली आपको उससे बहुत क्लियरली दिखेगा क्या प्रोपोर्शनल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर। तो आपके RE का अफेक्ट वोल्टेज गेन में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, आपका वोल्टेज गेन कम हो रहा है। आपके RE का अफेक्ट आपके इनपुट इंपीडेंस में हुआ था, हाँ हुआ था, वहां पे क्या हुआ था, इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्लियर सबको। तो RE का इफेक्ट सबको समझ में आया, वोल्टेज गेन में सबको समझ में आया, ठीक है, नोट करो उसको। आउटपुट इंपीडेंस की बात करते हैं, ठीक है, आउटपुट इंपीडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है मालूम है आपको, है ना। आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है, V2/I2 का रेशो होता है। एक्चुअली आपका क्या आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट रेजिस्टेंस के बीच का वैल्यू होता है। आप कल डिराइव किए थे एग्जैक्ट मॉडल में, तो क्या आया था आपके लिए वो HOE माइनस HR HF अपॉन 1 प्लस HFE, ठीक है। तो आपके लिए आया था किसमें, वो आपके लिए आया था वो किसमें, आपके एग्जैक्ट मॉडल में। अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेट मॉडल की तो वहां पे क्या आया था, वो इन्फिनिटी आया था। आपके अप्रोक्सीमेट मॉडल में क्या आया था, वो इन्फिनिटी आया था। इन्फिनिटी आने का रीजन क्या था वहां पे, क्योंकि हम लोग जब अप्रोक्सीमेट मॉडल ड्रॉ कर रहे थे तब क्या हो रहा था आपका, जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट किया था, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को मैं क्या कर दिया था, शॉर्ट कर दिया था, है ना। एक्चुअली क्या होता है जब अप्रोक्सीमेट मॉडल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ का आपका वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाता है, और आप जब आउटपुट से थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन रेजिस्टेंस देख रहे हो तो आपका सोर्स भी शॉर्ट हो जाता है, तो आपका इनपुट सोर्स फ्री नेटवर्क बन जाता है। आपका इनपुट क्या बन जाता है, सोर्स फ्री नेटवर्क बन जाता है। इस कारण वहां पे कोई करंट फ्लो ही नहीं करता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता अगर वहां पे, तो फिर आपके लिए क्या हो जाता है वहां पे IB0 तो आपका IC0 तो फिर आपका R0 इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे R0 की डेफिनेशन लिखता हूं मैं, यहाँ पे R0 की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके लिए, बोलो, VCN अपॉन IC,
व्हेन Vs इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन इन्वॉल्व है, बस आपको हमेशा ध्यान रहे एक ही जगह कंडीशन इन्वॉल्व है, वो क्या है आपके आउटपुट इंपेडेंस वाले केस में कंडीशन इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझको सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं सोर्स लगा होगा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे आपका Vs लगा होगा, वो क्या हो जाएगा आपके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके लिए एक सोर्स यहाँ पे, ये सोर्स जो आपके लगा होगा यहाँ पे, सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए 0 हो जाएगी। ये सोर्स की वैल्यू 0 होगी मतलब क्या, ये हो गया आपके लिए शॉर्ट सर्किट, ये हो गया आपके लिए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अगेन ये नेटवर्क सोर्स फ्री नेटवर्क बन रहा है क्या, ये नेटवर्क पूरा का पूरा आपके लिए सोर्स फ्री नेटवर्क बन जा रहा है, ठीक है। तो नेटवर्क सोर्स फ्री नेटवर्क बना आपके लिए, तो क्या हो जाएगा आपके आईसी की वैल्यू, आईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, आपकी आईबी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, आपकी आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक। और आपकी आईसी की वैल्यू 0 हुई तो आपकी आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या हुआ आपका आर नॉट अफेक्ट नहीं हुआ, आपका आर नॉट क्या हुआ अफेक्ट नहीं हुआ, है ना। आर एस को यहां ड्रॉ करना, आर एस जो सॉरी वी एस जो है आपके लिए ये यहां पे ड्रॉ करना बस, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपके लिए, आपके वी एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, आपके वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपका आर नॉट का वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब आपके आउटपुट इंपीडेंस में कुछ इफेक्ट पड़ा क्या, आउटपुट इंपीडेंस में भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्लियर। तो ये हो गया आपका आउटपुट इंपीडेंस का। अब एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, है ना, एग्जाम में 3 प्रोबेबिलिटी है। पहला तो आपसे ये पूछ सकता है कि आप एग्जैक्ट एनालिसिस करो पूरा और चारों वैल्यू निकाल कर लिखो, जो हम लोग फर्स्ट किए थे, ठीक। फिर आपको बोलेगा कि आप अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करो और चारों वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। साइमल्टेनियस क्वेश्चन भी आता है कि आप एग्जैक्ट भी करो अप्रोक्सीमेट भी करो, दोनों को कंपेयर भी करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे पहले आप एग्जैक्ट कर डालो, फिर आप अप्रोक्सीमेट कर डालो, उसके बाद फिर टेबल ड्रॉ करो, एवी एआर एआई आर आई आर नॉट, चारों का वैल्यू लिखो एग्जैक्ट में, चारों का वैल्यू लिखो अपना अप्रोक्सीमेट में, बता दो 4 लाइन में लिख के कि कौन सा अफेक्ट हो रहा है कौन सा अफेक्ट नहीं हो रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक वैल्यू आपको पूछेगा कि भाई आप सी लो, एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लो, अभी तक मैं बस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ही डील कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या था जो आपके लिए फर्स्ट लिया था मैं जनरलाइज्ड मॉडल, है ना, फर्स्ट लिया था जनरलाइज्ड मॉडल, वहां पे आपका कलेक्टर बेस एमिटर सब फिट होता था, ठीक है। लेकिन अभी मैं स्पेशल सी में आ गया हूँ, मैं सीसी भी कराऊंगा, है ना, सीसी भी कराऊंगा सीबी भी कराऊंगा, तब आपके पूरा ये लो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट खत्म होगा, ठीक है। तो आपको पूछेगा भाई आप सी का निकालो, आप कॉमन एमिटर विदाउट आरई का निकालो, ठीक। वो एक क्वेश्चन हो सकता है पूरा कि कॉमन एमिटर विदाउट आरई का निकालो, फिर आपको बोलेगा वो कॉमन एमिटर विथ आरई का निकालो, ये भी एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। या वो बोलेगा दोनों का निकालो, दोनों को कंपेयर करो। जब इन दोनों को कंपेयर करने बोलेगा तो आपको क्लियरली मीनिंग पता होना चाहिए कि आरई का अफेक्ट क्या क्या होता है। तो आपको 4 लाइन में लिखना भी है कि आपका वोल्टेज गेन अफेक्ट हुआ, आपका इनपुट इंपेडेंस अफेक्ट हुआ, आपका आउटपुट इंपेडेंस अफेक्ट नहीं हुआ और आपका इनपुट करंट गेन भी अफेक्ट नहीं हुआ, सब 4 लाइन में आपको पूरा वहां पे लिखना भी है, क्लियर। तो ये कर डालोगे इसमें पूरा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का विथ आरई वाला खत्म, ठीक। इसको नोट करो, फिर कंपेयर करते हैं दोनों को।